थार के रेगिस्तान की गोद में बसा था धोरापुर नाम का एक छोटा सा गांव। ये गांव दूर दूर तक फैली रेत, बीच बीच में लहलहाते खेतों और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए जाना जाता था। यहाँ की सुबहें लोक गीतों से जागती थीं और शामें ढोलक की थाप पर सो जाती थीं। इसी गांव में रहती थीं दो सहेलियां, धापू और चंपा। दोनों की उम्र लगभग 23-24 वर्ष थी, पर उनके भीतर समझदारी और आत्मविश्वास किसी अनुभवी स्त्री से कम नहीं था। धापू लंबी कदकाठी वाली, गोरे रंग की और तेज नैन नक्श वाली युवती थी। उसके लंबे काले बालों में मोतियों की लड़ियां हमेशा सजी रहती थी। वो रंगीन घाघरा चोली पहनती, जिसमें लाल, पीला और हरा रंग खास होता। चंपा उससे थोड़ी शांत स्वभाव की थी, चेहरे पर सौम्यता, आंखों में अपनापन और बातों में मिठास। उसके बालों में भी पारंपरिक मोतियों की सजावट रहती और चांदी के गहने उसकी पहचान थे। धोरापुर में जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश कम होती थी, जमीन से अनाज निकालना मेहनत मांगता था। पुरुष ज्यादातर दूर दराज के कस्बों में मजदूरी करने चले जाते, इसलिए गांव की जिम्मेदारी कई बार महिलाओं के कंधों पर आ जाती। धापू और चंपा भी ऐसी ही जिम्मेदार युवतियां थीं, जो हालात से घबराने के बजाय उन्हें चुनौती मानती थीं। एक सुबह गांव की चौपाल पर हलचल थी। इस साल की फसल अच्छी हुई थी और पास के मंडी गांव सोना खेड़ा तक अनाज पहुंचाना था। बैलगाड़ी चलाने वाला बुजुर्ग बीमार पड़ गया था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर धापू आगे बढ़ी और बोली, काका, अगर आप इजाजत दें तो मैं बैलगाड़ी चला लूं। चौपाल में बैठे लोग चौंक गए। एक युवती, वो भी बैलगाड़ी चलाने की बात कर रही थी। कुछ बुजुर्गों ने आपस में नजरें बदली। तभी चंपा ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं धापू के साथ जाऊंगी, रास्ता हमें आता है, बैलों को भी हम जानते हैं। थोड़ी बहस के बाद गांव वालों ने हामी भर दी। ये सिर्फ अनाज पहुंचाने का काम नहीं था, बल्कि गांव की बेटियों पर विश्वास की परीक्षा भी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही धापू और चंपा तैयार थीं। रंग बिरंगे राजस्थानी परिधान, सिर पर ओढ़नी, पैरों में घुंघरू की हल्की सी छनक और बालों में मोतियों की लड़ियां। वे किसी उत्सव की तरह सजी हुई थीं। लकड़ी की पुरानी बैलगाड़ी को दो मजबूत बैलों, केसर और मोती से जोड़ा गया। धापू ने बैलों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और चंपा ने बैलगाड़ी पर अनाज के बोरे ठीक से बांधे। कच्ची मिट्टी की सड़क खेतों के बीच से होकर जाती थी। कहीं बाजरे के खेत, कहीं सरसों के पीले फूल और कहीं कहीं रेतीली जमीन। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। धापू लगाम थामे बैठी थी और चंपा पास में, कभी रास्ता देखती, कभी बैलों से बात करती। रास्ते भर दोनों लोग गीत गुनगुनाती रहीं, गीत जिनमें संघर्ष भी था और उम्मीद भी। दोपहर के समय धूप तेज हो गई। एक जगह रास्ता रेतीला था, जहां बैलगाड़ी के पहिए धंस गए। बैल रुक गए। पल भर के लिए चंपा घबरा गई, पर धापू ने धैर्य रखा। डर मत चंपा, वो बोली, थार की मिट्टी हमें सिखाती है कि रुकना नहीं, संभलना जरूरी है। दोनों ने मिलकर बैलगाड़ी से कुछ बोरे नीचे उतारे, बैलों को पानी पिलाया और फिर धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाया। थोड़ी मेहनत के बाद बैलगाड़ी फिर चल पड़ी। उस पल चंपा की आंखों में चमक थी। उसे एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली जो पैदल चल रही थी। धापू ने बैलगाड़ी रोकी और उसे बैठा लिया। बूढ़ी ने दुआएं दी और कहा, बेटियों, तुम जैसी हिम्मती लड़कियां हो तो गांव कभी पीछे नहीं रहेगा। शाम ढलते ढलते वे सोना खेड़ा पहुंच गईं। मंडी में अनाज सही सलामत उतार दिया गया। व्यापारियों ने उनकी तारीफ की और गांव की ईमानदारी की मिसाल दी। धापू और चंपा के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने सिर्फ अनाज नहीं पहुंचाया था, बल्कि भरोसा भी। वापसी का सफर और भी सुंदर था। सूर्यास्त के समय आसमान लाल नारंगी रंगों से भर गया। बैलगाड़ी की लंबी परछाइयां रास्ते पर पड़ रही थीं। हवा में ठंडक थी और दिल में सुकून। चंपा ने धीरे से कहा, धापू, आज लगा कि हम सच में कुछ कर सकती हैं। धापू मुस्कुराई। हम हमेशा कर सकती थी, बस आज खुद पर यकीन हुआ है। गांव पहुंचते ही चौपाल पर लोग इकट्ठा हो गए। जब सबको पता चला कि काम सफल रहा तो ढोलक बज उठी। बुजुर्गों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन धोरापुर में एक नई सोच ने जन्म लिया कि बेटियां बोझ नहीं, ताकत होती हैं। उस रात धापू और चंपा अपने घर की छत पर बैठी। ऊपर तारों भरा आकाश था, नीचे थार की शांत धरती। मोतियों से सजे उनके बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। दोनों जानती थीं कि कल फिर